मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। बिहार की राजनीति में ना एक पुराना सवाल है, क्या यहाँ सत्ता समीकरण से चलती है या फिर स्थिरता की चाहत से? हाँ, जो हमेशा से रहा है। और नीतीश कुमार का जो हालिया कदम है वो इसी सवाल को फिर से केंद्र में ले आया है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी सियासी उलटफेर का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को कुरैद कर देखते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल है या बिहार की राजनीति के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत? ये सवाल ही पूरी चर्चा का सार है। इसे सिर्फ एक नेता के शपथ ग्रहण की तरह देखना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा? जो दस्तावेज हमारे सामने है वो साफ दिखाते हैं कि यहाँ एक बहुत ही नपातुला कदम है। सिर्फ चेहरे नहीं है बल्कि सामाजिक संतुलन के बारीक कारीगरी है। और जाति समीकरणों का हिसाब किताब भी। बिल्कुल। और शायद भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति के कुछ संकेत भी छिपे हुए हैं। तो आज की बातचीत में हम यही समझेंगे कि इस मंत्रिमंडल में किसे जगह मिली और क्यों। हाँ, और ये भी कि नीतीश कुमार के इस कदम को कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे जनादेश का अपमान बता रहा है। सही बात है। और अंत में ये भी देखेंगे कि इस नई सरकार से जनता की उम्मीदें क्या हैं और उनके सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कैबिनेट की बनावट से ही करते हैं। 26 मंत्री। पहली नजर में जो बात ध्यान खींचती है वो है एक मुस्लिम मंत्री और 3 महिला मंत्रियों को शामिल करना। क्या यह सिर्फ एक सांकेतिक कदम है, मतलब एक जरूरी औपचारिकता पूरी करने जैसा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। सही है। सबसे पहले मुस्लिम प्रतिनिधित्व को देखते हैं। बिहार में लगभग 17% मुस्लिम आबादी है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और ये एक ऐसा वोट बैंक है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो एक मुस्लिम मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना सबका साथ का एक सीधा संदेश है, एक समावेशी छवि बनाने की कोशिश। बिल्कुल, खासकर तब जब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रतिनिधित्व पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। मैं समझ गया। तो ये एक राजनीतिक जरूरत भी है और एक संदेश देने का जरिया भी। लेकिन मुझे महिला मंत्रियों की संख्या थोड़ी खटक रही है, सिर्फ 3। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की इतनी बातें होती हैं और दूसरी तरफ ये आंकड़ा थोड़ा निराश करता है। स्रोतों में इस पर कुछ कहा गया है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। पहली नजर में ये संख्या वाकई कम लगती है, लेकिन जो हमारे स्रोत हैं वो इसे बिहार की राजनीतिक जमीन से जोड़कर देखते हैं। अच्छा, कैसे? जहां महिलाएं आप देखें एक साइलेंट वोट बैंक की तरह उभरी हैं। याद कीजिए। हाँ, पिछले कुछ चुनावों में देखा भी गया है, महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रही है। इस प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि एक राजनीतिक निवेश है। दिलचस्प। तो ये सिर्फ कैबिनेट में सीट देने का मामला नहीं बल्कि एक खास वोटर समूह को साधने की रणनीति भी है। सही बात है, और इसे इस नजरिए से देखना जरूरी है कि ये भविष्य में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का एक संकेत भी हो सकता है। तो एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इससे जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को प्रोत्साहित करने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। तो हाँ, संख्या पर बहस हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का इरादा और राजनीतिक महत्व वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो एक तरफ तो ये समावेशी चेहरा दिखाने की कोशिश हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं बिहार की राजनीति का असली इंजन सामाजिक समीकरण नहीं बल्कि जातीय समीकरण है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, उसका डीएनए ही वही है। दलित, महादलित, हर प्रमुख समूह को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन जो चीज इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो सिर्फ ये नहीं है कि किसे शामिल किया गया, बल्कि ये भी है कि कैसे शामिल किया गया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसमें भी कोई अंदर की परत है? हाँ, और स्रोत इसी परत की ओर इशारा करते हैं। देखिए, सतह पर तो ये एक क्लासिक जातीय संतुलन है, लेकिन जब हम अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कोटे को करीब से देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। अच्छा, वो क्या है? नोनिया और धानुक जैसी जातियों को प्राथमिकता दी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक खास वोट बैंक को मजबूत करने की सोची समझी कोशिश है, जिसे हाल के दिनों में विपक्ष ने लुभाने का काफी प्रयास किया था।
तो ये संतुलन के साथ साथ एक डिफेंसिव मूव भी है। अच्छा, तो ये शतरंज की बिसात की तरह है, जहां हर मोहरा किसी दूसरे मोहरे को रोकने के लिए रखा गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ सबको खुश करने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक किले को और मजबूत करने की रणनीति है। यही नीतीश कुमार की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, संतुलन साधना। ये उनकी ताकत भी है और शायद एक तरह से मजबूरी भी। हर समूह को प्रतिनिधित्व देकर वो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सत्ता का आधार बड़ा बना रहे। इससे चुनावी गणित भी सत्य है और गठबंधन के भीतर शांति भी बनी रहती है। यह एक बहुत ही महीन संतुलन साधने जैसा है, जिसमें उन्हें महारत हासिल है। इस संतुलन को समझने के बाद अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि ये सब हुआ क्यों? हाँ, आखिर इस पूरे बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी रणनीति काम कर रही है? देखा जाए तो ये एक बहुस्तरीय रणनीति है, जिसके कई पहलू हैं। स्रोत बताते हैं कि सबसे तात्कालिक कारण तो गठबंधन के अंदर पनप रहा असंतोष था। ओके। जब सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ने लगती है तो नेतृत्व को कुछ निर्णायक कदम उठाने पड़ते हैं। ये उस बेचैनी को शांत करने का एक तरीका था। लेकिन ये सिर्फ अंदरूनी कला को शांत करने तक तो सीमित नहीं होगा। नीतीश कुमार हमेशा लंबी अवधि की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। सही कहा आपने। और यहीं पर दूसरा और तीसरा कारण सामने आता है। दूसरा बड़ा कारण है अपने नेतृत्व को फिर से स्थापित करना। इस कदम से नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि बिहार की राजनीति की धुरी वही है और कोई भी समीकरण उनके बिना पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, सत्ता की चाबी अपने पास रखना। मतलब बिहार में अक्सर गठबंधन की सरकारें बनती हैं और ऐसे में जिसके पास मुख्यमंत्री का पद होता है, असल नियंत्रण और सरकार की दिशा उसी के हाथ में होती है। और क्या इसका संबंध 2026 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से भी है? क्या ये अभी से उसकी तैयारी है? निश्चित रूप से। ये एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। इस कदम के जरिए 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा रही है। एक स्थिर और अनुभवी सरकार का चेहरा बनकर? हाँ, वो अगले चुनाव के लिए एक मजबूत नैरेटिव बनाना चाहते हैं। ये सभी बिंदु, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ विश्लेषक तो इसे बिहार में आने वाले कई बड़े राजनीतिक बदलावों की शुरुआत के तौर पर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये रणनीति का पक्ष हुआ, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। नीतीश कुमार के साथ एक बात हमेशा जुड़ी रहती है, उनके बार-बार गठबंधन बदलने का फैसला। हाँ, विपक्ष उन्हें पलटू राम कहकर हमला करता है। हाँ, और इसे जनादेश का अपमान और अवसरवाद भी बताता है। बिल्कुल। स्रोत भी यही बताते हैं कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद विपक्ष ने हमले तेज कर दिए। हाँ, उनके मुख्य आरोप वही हैं, सत्ता के लिए गठबंधन बदला गया, ये स्थिरता की जगह अवसरवाद है। यहाँ पर ये जनादेश का अपमान वाली बात को थोड़ा और समझना जरूरी है। जब विपक्ष ये कहता है तो उसका असल मतलब क्या होता है? उनका तर्क ये है कि पिछला चुनाव मौजूदा गठबंधन के खिलाफ लड़ा गया था। ओके। जनता ने वोट एक अलग गठबंधन के लिए दिया था, इसलिए बीच में इस तरह से पाला बदलना उस चुनावी फैसले का अनादर है। विपक्ष का कहना है कि ये जनता के साथ धोखा है, क्योंकि उन्होंने जिस विचारधारा के खिलाफ वोट दिया था, अब सरकार उसी के समर्थन से चल रही है। बिल्कुल। तो ये एक नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह का आरोप है। और इसके जवाब में उनके समर्थक क्या कहते हैं? वही दूसरी तरफ उनके समर्थकों का तर्क एकदम अलग है। उनका मानना है कि नीतीश कुमार समय और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेते हैं। वो इसे राजनीतिक सूझबूझ या मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका तर्क है कि ये निर्णय राज्य में एक स्थिर और प्रभावी सरकार देने के लिए जरूरी होते हैं। तो एक तरफ अवसरवाद का आरोप और दूसरी तरफ राजनीतिक जरूरत और स्थिरता की दलील। यही इस बहस का केंद्र है। उनके समर्थक कहते हैं कि उनके निर्णय हमेशा बिहार के हित पर आधारित होते हैं। वो सत्ता को स्थिर रखने के लिए समझदारी से राजनीतिक संतुलन बनाते हैं। स्रोत बताते हैं कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि क्या उनका फोकस सत्ता से ज्यादा स्थिरता पर है, या क्या वो इस कदम के जरिए राष्ट्रीय पटल पर एक नई भूमिका के लिए मंच तैयार कर रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। इस पूरी सियासी उठापटक पर आम जनता क्या सोच रही है? उनकी प्रतिक्रिया भी काफी दिलचस्प होगी। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? स्रोत के अनुसार जनता इस मामले पर साफ तौर पे दो हिस्सों में बंटी हुई है। अच्छा। एक बड़ा वर्ग उन्हें एक अनुभवी और सक्षम प्रशासक के तौर पर देखता है। इस वर्ग का मानना है कि नेता कोई भी हो,
पार्टी कोई भी हो, नीतीश कुमार के रहने से काम होता है। हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास की रफ्तार बनी रहती है, खासकर सड़कों और बिजली जैसे क्षेत्रों में। यह वर्ग स्थिरता को प्राथमिकता देता है। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी तो होगा जो इन लगातार बदलावों से खुश नहीं होगा। हाँ, और वो वर्ग भी काफी मुखर है। यह वर्ग बार बार गठबंधन बदलने से नाखुश है। उनकी राय है कि नेतृत्व में एक ठहराव होना चाहिए। और इस तरह के राजनीतिक बदलावों से विकास पर असर पड़ता है। बिल्कुल। यह वर्ग चाहता है कि राज्य में स्थिर नेतृत्व हो और युवा नेताओं को मौका मिले। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो हमारे स्रोत रेखांकित करते हैं। वो क्या है? दोनों ही पक्ष, चाहे वो समर्थक हो या आलोचक, एक बात पर पूरी तरह सहमत दिखते हैं कि आज भी बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और केंद्रीय नेता नीतीश कुमार ही हैं। आपने सही पकड़ा। तो अब इस नई सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी? जाहिर है, जनता की उम्मीदें तो बहुत हैं। बिल्कुल, और इन उम्मीदों में सबसे ऊपर है रोजगार। स्रोत एक चिंताजनक आंकड़े की तरफ इशारा करते हैं। बिहार में युवा बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आकांक्षा है। और इस नए सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी यही होगी। निश्चित रूप से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना, नए उद्योग लाना और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। रोजगार के अलावा और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां तुरंत ध्यान देने की जरूरत होगी? दूसरा बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। सुरक्षा और शांति हमेशा से बिहार में एक संवेदनशील विषय रहा है। ये तो है। और किसी भी सरकार की सफलता का एक बड़ा पैमाना इसे माना जाता है। इसके बाद आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। इन क्षेत्रों में सुधार लाना एक बड़ी प्राथमिकता होगी। और अंत में बुनियादी ढांचा, जो उनकी पहचान रही है। बिल्कुल। सड़कें, पुल, बिजली, उस गति को न सिर्फ बनाए रखना बल्कि और तेज करना भी एक बड़ी चुनौती और प्राथमिकता होगी। जनता इन सभी क्षेत्रों में ठोस परिणाम देखना चाहेगी। तो कुल मिलाकर ये एक कांटो मारा ताज है। सफलता कई चीजों पर निर्भर करेगी। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत विश्लेषण करते हैं, इसका जवाब कई बातों पर टिका है। पहला और सबसे जरूरी, गठबंधन की अपनी स्थिरता, मतलब अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहे। हाँ। दूसरा, जनता का भरोसा, क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? तीसरा, विपक्ष का दबाव, और आखिरी, केंद्र सरकार के साथ संबंध कैसे रहते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन पर आधारित रही है। यदि वे इन सभी मोर्चों पर ये संतुलन बनाए रख पाए तो उनका ये कार्यकाल सफल हो सकता है। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। 26 मंत्रियों की उनकी टीम एक समावेशी और संतुलित मॉडल का संकेत देती है, लेकिन इसके पीछे एक जटिल राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछी हुई है। हाँ, इस कार्यकाल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे इस बिसात पर अपने मोहरों को कितनी कुशलता से चलाते हैं। गठबंधन को एकजुट रखना, जनता का भरोसा जीतना और विकास की गति को बनाए रखना, ये एक तिहरी चुनौती है। उनकी पूरी राजनीति का आधार ही संतुलन रहा है, और इस बार ये संतुलन पहले से कहीं ज्यादा नाजुक है। ये विश्लेषण दिखाता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीतिक अस्तित्व की कला में महारत हासिल कर लिया। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस दौर में देश के दूसरे हिस्सों में एक तरफा और निर्णायक जनादेश का चलन बढ़ रहा है, क्या लगातार संतुलन साधने और गठबंधन बदलने का ये मॉडल क्षेत्रीय राजनीति का भविष्य है, या ये पुरानी शैली की राजनीति का आखिरी अध्याय?